जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश के कई हिस्सों में मॉनसून दस्तक दे चुका है। शायद मेरी तरह आप लोगों का भी यह मनपसंद मौसम हो। पता है, बचपन में बारिश के मौसम में हम निकल जाते थे पेपर की बोट लेके अपने दोस्तों के संग पानी में खेलने। जब स्कूल जाते थे तो माँ छाता देती थी और कहती थी भीग कर मत आना, और गलती से कभी भीग भी जाते थे तो माँ कहती थी पहले नहा कर आओ, फिर खाना दूंगी। तब लगता था, अरे माँ नहाने पे इतना जोर क्यों देती है। अब समझ में आता है, माँ सावधानी बरतने को कहती थी, क्योंकि मॉनसून, बारिश का सीजन, ताजी हवा, ठंडा मौसम, हरियाली के साथ साथ लाता है कई बीमारियां भी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या नागपाल है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे शो स्वास्थ्य संजीवनी में। आज हम डॉक्टर अतुल से चर्चा करेंगे वर्षा ऋतु में होने वाले रोगों के बारे में, जिन पे अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो वे घातक बीमारियां बन जाती हैं। वर्षा ऋतु में गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी और उमस का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण जीवाणु, मकोड़े, मच्छर बढ़ जाते हैं वातावरण में और वे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। वर्षा ऋतु में पानी भी दूषित हो जाता है, खाना भी दूषित हो जाता है, जिससे हेपेटाइटिस, टाइफाइड, कोलेरा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो आज डॉक्टर अतुल से, जो होम्योपैथी और आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, उनसे जानेंगे कि कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं और इस मौसम का आनंद ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का एपिसोड। लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें अपने सुझाव दें और हमारे चैनल मंगलमय डिजिटल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बुलाते हैं डॉक्टर अतुल जी को हमारे शो में। नमस्कार डॉक्टर अतुल, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी, सभी को खूब खूब नमस्कार, सबको नमस्कार जी, तो सबसे पहले जो मेरा प्रश्न आपसे डॉक्टर साहब ये है कि क्यों बाकी सीजन्स के कंपैरिजन में, बाकी मौसमों की तुलना में क्यों हम इस बारिश के मौसम में बीमारियों से ज्यादा घिर जाते हैं, और क्यों इस प्रकार की बीमारियां जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज हैं या वाटर बॉर्न डिजीज हैं, क्यों ये बढ़ जाते हैं और हम क्यों इसका इतना शिकार होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि ये जनरली ये देखा गया है कि ये मौसम में ज़्यादातर लोग एक्यूट एक्यूट इलनेसेस, मतलब वो तत्काल होने वाली बीमारी में बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं। स्वाभाविक है, देखो गर्मी में सूर्य की किरण डायरेक्ट धरती पर आने से, वहाँ पर तापमान थोड़ा ज़्यादा होने से वायरसेस, बैक्टीरियाज जल्दी नहीं पनप सकते। ठंडी के दिनों में, जैसे सर्दियों के दिनों में, कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, सर्दी के कारण थोड़ा हमारी इम्यूनिटी थोड़ी ठीक होने से वहाँ पर भी हम थोड़ा बचाव हो सकता है। पर इन दिनों में थोड़ा-सा वातावरण में ऐसी नमी होती है कि जिससे हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ होने से हमें इन जीवाणु से, विषाणुओं से, ये फंगस से या पैरासाइट से हम तुरंत इन्फेक्ट हो जाते हैं, और हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होने से वो तुरंत इन्फेक्ट हमारे शरीर पे वो अपने असर दिखाते हैं। तो कुल मिला के ये वातावरण के चलते ही हमारे शरीर पे थोड़ा बदलाव होने से, वो इम्यूनिटी कुल मिला के प्रतिकार शक्ति कम होने से हमें तकलीफ होती है। तो ये कारण ज़्यादातर देखा गया है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने हमें बताया कि बारिश के सीजन में, वर्षा ऋतु में नमी रहती है, जिस वजह से जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, उस वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो हम यहाँ बीमारियों की अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शंस हैं, कौन से ऐसे जीवाणु हैं, वायरस, बैक्टीरिया है, जिनसे हमें बारिश की सीजन में खतरा हो सकता है। हमने ये भी सुना है कि कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कोलेरा हो गया। तो ये किन बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस की वजह से हमें होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बताएं हमें।
और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जो हम अपनाएं अगर अपने जीवन में, तो हम बारिश के दिनों में हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपने सही पूछा कि देखो इन दिनों में जैसे वातावरण में नमी, बरसात के वातावरण में जैसे ठंडक भी होती है, तो इस वातावरण में वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और फंगस को पनपने में एक अनुकूल वातावरण मिलता है। और ज़्यादातर इन्फेक्शन से वायरल होते हैं इन दिनों में। 90% तो कहूँगा कि इन्फेक्शन वायरल होते हैं। और बाकी तो फंगस और पैरासाइट्स, जैसे पैरासाइट्स अगर देखा जाए तो फिर जैसे मलेरियल पैरासाइट से मलेरिया होता है। फंगस से कुछ स्किन इरेप्शंस होते हैं, जैसे इन दिनों में कोई कपड़ा बरसात में कोई भीग जाता है, भीगने से, भीगे कपड़े पहनने से थोड़े स्किन में स्किन इरेप्शन शुरू हो जाते हैं, खुजली शुरू हो जाती है, तो उनके फंगल इन्फेक्शन होते हैं। और बैक्टीरियल कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल कुछ इन्फेक्शंस होते हैं। मैं थोड़ा अभी बाद में डिटेल में बताता हूँ कि वायरल कौन से इन्फेक्शंस होते हैं और बैक्टीरियल कौन से इन्फेक्शंस होते हैं, कि जो शरीर में ज़्यादातर हानिकारक होते हैं। देखो फंगस और पैरासाइट्स तो मतलब मलेरिया पैरासाइट्स तो जो उसके लिए हम केयर करनी पड़ती है, और मैक्सिमम ज़्यादातर होते हैं कि 90% जो वायरस होते हैं। पर वायरस और बैक्टीरिया में ये फ़र्क होता है कि वायरस सेल्स में जाके, हमारे जो पेशियों में जाके हमें मल्टीप्लाई करते हैं, और तो जाके हमें शरीर में दिक्कत करते हैं, उनके सिम्पटम्स आते हैं। पैरासाइट बैक्टीरिया जो है बाहर भी पनप सकते हैं, मतलब सेल्स के बाहर, पेशियों के बाहर भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं हमारे खून में। वायरसेस कई प्रकार के होते हैं, कईयों प्रकार के वायरसेस आज तक अगर हम गिनती पूछे तो उसका गिनती नहीं है, अनगिनत हैं। पर अभी तक वैज्ञानिकों ने कुछ 200-250 तक की वायरसेस का नॉमिनेशन अभी तक किया हुआ है। हाल ही में हमने जो सुना कुछ 2-3 साल पहले से, हम जो कोविड का, वो कोविड एक मतलब कोरोना वायरस, ये एक फैमिली थी कोरोना वायरस, जो पहले भी थे। और ये नया कोरोना वायरस उसमें जो उनको दिखाई दिया, उसका उन्होंने कोविड-19 जो नाम दे दिया। तो एक ऐसा कोई नॉमिनेशन जो नया वायरस है, नया वेरिएंट का समझ लो, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं ये हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे आरएनए से मिलने से, उसका डीएनए हमारे आरएनए से मिलने से एक नया वेरिएंट तैयार हो जाता है, एक नया उनका एक स्ट्रैंड बन जाता है, और इसीलिए हमें दिक्कत होती है। फिर वो जो हम किसी से दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं, तो उनके शरीर में जाके फिर वो अगर वो सेल्स में जाता है तो उनके आरएनए से मिलता है। तो ऐसे नए-नए वेरिएंट्स, जैसे अभी आपने सुना होगा, अभी आपने मीडिया में भी सुना होगा, क्या बोलते हैं, नया वेरिएंट आया, नया वेरिएंट आया। ये वेरिएंट मतलब क्या, कि हमारे शरीर में जाने के बाद वो जो उसका डीएनए और हमारा आरएनए से मिलते हैं, वो आरएनए से डीएनए अपना, तो वो हमारे शरीर में से नया वेरिएंट बनता है। इस तरह से चलता रहता है, अनगिनत, ये कितने सालों से चल रहा है उसका कोई गिनती नहीं है, और कब तक चलेगा उसका भी नहीं है। ये चलता ही रहेगा, ये नए-नए वायरस आते ही रहेंगे, और इस तरह से प्रकृति चलती रही है, प्राकृतिक है। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि ये एक एक हमारे शरीर में, अगर देखो ये वायरसेस म्यूकोज़ल लेयर पे ज़्यादा अटैक करते हैं। म्यूकोज़ा हमारे जो नाक से लेके हमारे जो पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये म्यूकोज़ा पूरा रिप्लेस भी होता है, नया म्यूकोज़ा बनता है। तो मैं तो कहूँ कभी-कभी ऐसा इन्फेक्शन अगर हो भी जाए, अगर नया म्यूकोज़ल लेयर बन भी जाते हैं, तो एक अच्छी बात है, शरीर के लिए एक नया वो भी मिलता है, एक तरह से नई इम्यूनिटी भी मिलती है। और एक आध साल में एक आध बार अगर ऐसा इन्फेक्शन हो भी जावे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, बल्कि कभी-कभी उस शरीर के लिए उपयुक्त भी होता है। खैर खैर पर ज़्यादातर बार-बार होना, या किसी की इम्यूनिटी कम होके अगर ये होता है, तो ये ठीक नहीं होता। पर इन दिनों में बहुत सारे मैंने देखे हैं, कई पेशेंट्स आते हैं कि उनको अक्सर तकलीफ होती रहती है। थोड़ा-सा भी वातावरण में बदलाव हो जाए तो तुरंत इन्फेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि कैच कर लेते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अभी हमें इन दिनों में यही जानना है कि हमारी जो प्रतिकार शक्ति है, देखो प्रकृति ने हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी नाम से एक, मैं तो कहूँ ना, एक प्राकृतिक डॉक्टर हमारे अंदर बिठाया हुआ है। एक ऐसा डॉक्टर हमारे अंदर है कि जो वो खुद लड़ सकता है हर इन्फेक्शन के लिए। पर क्या है कि ये इस डॉक्टर को, हमारे जो इम्यूनिटी जो नाम का जो डॉक्टर अंदर है, इसको किस तरह से हमें बढ़ाना है, ये जानना ज़रूरी है। और वही हम अभी बताएँगे कि किस तरह से। तो अभी पहले हम आपको बता दें, जैसे आपने पूछा कि कौन से इन्फेक्शंस होते हैं, तो वायरस, बैक्टीरियल, पैरासाइट, फंगल ये होता है। वायरसेस में भी कई, जैसे अभी कॉमन फ्लू होता है, अरे इन्फ्लुएंज़ा होता है, जैसे इन्फ्लुएंज़ा लाइक डिसीज़ेज़, इसमें बहुत ढेर सारे जो भी वायरसेस होते हैं, इसमें ज़्यादातर कवर होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, कॉलेरा जैसे हैं, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, ये जो होते हैं, ये ज़्यादातर बैक्टीरियल होते हैं।
चिकन पॉक्स जैसे हमने बताया ये भी वायरल्स में जाएगा, हेपेटाइटिस भी वायरल में जाएगा, स्किन इरेक्शन जाएंगे वो फंगस में जाएंगे, मरेल पैरासिट्स तो मलेरिया मलेरिया जो होगा वो पैरासिट में जाएगा। डेंगू वायरस होता है, डेंगू भी होता है, वो ज्यादातर वो वायरल होता है, उसका भी वायरस होता है। तो कुल मिलाकर ये ऐसे बहुत सारे डिसीजेस होते हैं कि जो वायरस और बैक्टीरिया से होते हैं। पर हमें अगर हमारी इम्यूनिटी अगर बढ़ी होती है और हम बढ़ाते हैं तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। पहले आप हमें ये बताइए कि किस तरह से हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं ताकि ये जिस तरह के आपने वायरस और बैक्टीरिया हमें बताए हैं, इनसे हम बच सके। बिल्कुल, बिल्कुल। कि जैसे अभी मानसून शुरुआत हुई है, हो सकता है किसी-किसी को बाहर तो देखो हर किसी को तो बाहर निकलना ही होता है, वातावरण से संपर्क तो आना ही होता है, किसी-किसी को बाहर का पानी पीना पड़ता है, जो भी जैसे जिनकी अपनी जैसे कामकाज होता है उस तरह से उनको करना पड़ता है। तो इसके लिए अगर हमारी इम्यूनिटी अगर इंटैक्ट हो परफेक्ट हो, तो हमें इन्फेक्शन हमारे शरीर में आते हुए भी वो हानि नहीं कर सकता। वायरसेस हमारे देखो आज भी अभी भी हमारे अंदर बहुत सारे वायरसेस सबके अंदर है, पर हमें सबको अभी कोई तकलीफ नहीं है। अगर हम चेक करेंगे तो हमारे 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 अंदर भी बहुत सारे वायरसेस चेक करो तो बहुत सारे वायरसेस निकलेंगे, हो सकता है कोविड भी निकले, हो सकता है H1N1 निकले, बहुत सारे निकल सकते हैं मेरे अंदर अभी आप चेक, पर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इसका तात्पर्य है कि मैंने इम्यूनिटी मेरी इम्यूनिटी उसको अंदर सेल्स के अंदर एंट्री नहीं दे रही, हमारे वायरसेस को सेल्स के अंदर एंट्री नहीं मिल रही है, उसके जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स हमारे सेल्स को अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं हमारे इम्यूनिटी के चलते। तो ये कॉमनेस्ट कॉज होता है। तो हमारे जो शरीर में इसके प्रति वायरसेस के प्रति बोलो या बैक्टीरिया के प्रति बोलो, अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हमें तीन चीज का ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। तीन चीज ध्यान रखना, तीन विटामिन हमारे शरीर में विटामिन की बहुत जरूरत पड़ती है और वो तीन विटामिन ऐसे है, अगर वो हमारे शरीर में परफेक्ट है, अगर उसकी लेवल हमारे शरीर में एकदम व्यवस्थित है, तो हमारे शरीर में कितना भी इन्फेक्शन शरीर में कितने भी वायरसेस हम मैं तो कितने इन्फेक्टेड लोगों के साथ भी अगर आप रहो घूमो फिरो तो भी हमें अंदर कोई उसका प्रादुर्भाव हमारे अंदर नहीं होता, अगर वो तीन विटामिन हमारे शरीर में अगर मेंटेन है तो। कॉमनेस्ट एकदम सबसे कॉमन सबने सुना है वो विटामिन आपके शरीर में मेंटेन करना है, वो है विटामिन बी, वो है विटामिन सी और वो है विटामिन डी। ये तीन विटामिन हमें शरीर में मेंटेन करना है, बी सी डी। तो स्वाभाविक है कि मन में तो प्रश्न आएगा भाई बी कैसे बढ़ाएं, भाई सी कैसे बढ़ाएं और डी कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना। तो अभी और भी कोई चीज होती है जो नेचुरल हम घरेलू चीज स्वाभाविक है, विटामिन बढ़ाने के लिए हम घरेलू चीज बताएंगे। और भी कुछ ऐसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कषाय होते हैं, ऐसे कुछ सिंपल सिंपल ऐसे काढ़े होते हैं, कुछ ऐसे पत्र होते हैं कि जो पत्र हमारे आसपास ही मिल जाएंगे, उसका अगर हम कषाय पियेंगे, कषाय मतलब काढ़ा, सिंपल छोटा काढ़ा बनाया हुआ, मैं बताऊंगा उसकी प्रोसेस भी बताता हूँ। जैसे हमने कई पहले अभी जो भी हमने डिसीजन लिए हैं उसमें भी हमने कषाय बोले हैं, तो उसी तरह के हमने अगर सादे सादे पत्र के अगर हमने कषाय पियेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है। मैंने कई पेशेंट्स को देखा गया है और हमने खुद ने भी प्रयोग किया है। मैंने कोविड के दिनों में स्वाभाविक है मैंने कई पेशेंट्स के हमारे साथ ऐसा संबंध हुआ, हमारा संपर्क हुआ कि जो कोविड से एकदम इन्फेक्टेड था और हमने उनको चेक किया, जो कि हॉस्पिटल से हमारे पास आए, ऐसे भी कई पेशेंट्स हमने हैंडल किए, तो हमको ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमने थोड़ा सा उस चीज का या विटामिन तीन ये जो तीन विटामिन मैंने बताया था विटामिन बी सी डी का हमने उसका लेवल मेंटेन कर रखा और हमें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई कभी हमें को बुखार या सर्दी इन दिनों में 3 साल में नहीं हुई। हाँ हुआ तो छोटा सा अगर 2-3 दिन में आके चला तो गया, हमने इन आप विटामिन्स करने का चल दिया। सोर्स क्या रहेगा डॉक्टर साहब? एक प्रश्न जो मेरे बिल्कुल मन में आ रहा है अभी दर्शकों के लिए कि बिल्कुल इन बिल्कुल इन विटामिन्स का सोर्स क्या है? क्या ऐसा खाएं कि हमारे शरीर में ये विटामिन्स बढ़े? एग्जैक्टली वही तो समझना है कि हमें विटामिन बी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी चाहिए। अभी देखो विटामिन बी का आप भी लेते हैं, विटामिन बी अभी बी एक बी कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ी रेंज का विटामिन है। ये एक विटामिन नहीं है, तो इसमें भी कोई कोई ऐसे विटामिन है विटामिन बी में कि जो अलग अलग सोर्स से मिलते हैं। विटामिन बी आज आपने सुना होगा विटामिन बी 12। अब ये बी 12 की कमी लगभग आजकल कोई भी चेक करे तो डॉक्टर का आजकल तो कॉमन है कि कोई भी पेशेंट आया बोला है मुझे कमजोरी है, मेरे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, चलो विटामिन बी 12 का चेक कराओ, विटामिन डी से चेक कराओ। तो विटामिन बी 12 जो होता है ये इसका काम हमारे शरीर में मसल्स है या हमारे बहुत सारे प्रोसेस जो केमिकल प्रोसेस है उसमें भी हमारे बी 12 की जरूरत पड़ती है, जो आजकल कॉमनेस्ट कॉज होता है बी 12 की डिफिशियंसी।
पर बाकी भी विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, वो अलग अलग। तो वो अभी मैं बताता हूँ कि B12 जो होता है ये हमारा शरीर खुद बनाता है। जैसे हमें बताया था कि बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे शरीर में, वो व्यवस्थित उसका फ्लोरा अगर मेंटेन्ड है तो हमारा B12 हमारे शरीर में खुद बनाता है शरीर। तो वो बैक्टीरियल फ्लोरा मेंटेन करने के लिए उस तरह का डाइट, उस तरह का खाना हमको खाना है। देखो, एक है विटामिन B12 का सोर्स होता है, ज़्यादातर हमने डॉक्टरों से भी सुना और कॉमन सेंस सुना है कि हमने जैसे छाछ, दही, ठीक है ना, वो ज़्यादातर कॉमन सोर्स होते हैं। ज़्यादातर कई डॉक्टर्स तो बोलते हैं नहीं आप नॉन-वेज खाओ क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में भी B12 है, ऐसा ज़्यादातर सब डॉक्टर्स कहते हैं, पर नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर आज तक B12 की डिफिशियंसी तो अभी-अभी ज़्यादा पता चलने लग गई है। पहले ज़माने में तो सारे वेजिटेरियन हुआ करते थे, उनको B12 की कमी क्यों नहीं है? अभी क्यों आप केवल इंसिस्ट करते हैं डॉक्टर्स कि आप नॉन वेजिटेरियन खाओ और नॉन-वेज खाना खाओ, B12 की कमी इसलिए। ये गलत बात है क्योंकि B12 जो है हमारा शरीर खुद बनाता है, केवल बैक्टीरियल फ्लोरा हमारा मेंटेन करना है, उसके लिए आपको हाँ, अगर इन दिनों में ताज़ा छाछ पिया जाए तो चलेगा। अगर आप तो उसमें जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, वो लैक्टोबैसिलस बॉडी में जाएँगे और उसका फ्लोरा जब मेंटेन होगा तो खुद बॉडी B12 बना देगा। जैसे दूसरी बात होती है कि सबसे ज़रूरी मतलब जो जिससे एकदम B12 फास्ट बढ़ता है, मैं लोगों को बोलता हूँ, वो है देसी गाय का गोबर का रस। अगर 1-1 चम्मच पिए 1 महीने के लिए, और 1-1 चम्मच मतलब होगा 5 एमएल जितना होगा, 4-5 एमएल, 5 एमएल। अगर आप पीते हो देसी गाय का गोबर का रस, उससे सबसे ज़्यादा फास्ट B12 बढ़ता है हमारे शरीर में। क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी दिखाई देती है। तो ये अगर आप मेंटेन रखते हो तो हमारे शरीर में बहुत सारी इम्यूनिटी लोगों की बढ़ सकती है। और बाकी जनरल B12 बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादातर फाइब्रस फूड खाना है, जिसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। फाइबर्स किसमें ज़्यादा होते हैं? ज़्यादातर हमने फ्रूट्स है, सलाद है, हरे पत्तों का रस है, स्प्राउट मतलब जो अंकुर आया हुआ चीज़ होता है वो है, नट्स है। तो अगर आप इस तरह से अगर खाते हो तो आपके शरीर में वो B12 की लेवल काफ़ी मेंटेन हो सकती है। तो मैं जिनके शरीर में विटामिन बी की कुल मिला के कॉम्प्लेक्स की, B12 का तो मैंने शुरुआत में बताया, और जनरल B12 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बढ़ाना है तो आपको ये फाइबरस फूड खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रूट, सलाद, स्प्राउट्स मतलब अंकुरित पदार्थ, हरे पत्तों का रस, ये आप करेंगे तो आपका विटामिन बी जनरल बढ़ जाएगा। तो ये विटामिन बी का हो गया। अब दूसरा विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी होता है, ये होता है साइट्रस फ्रूट से मिलेगा हमें। साइट्रस फ्रूट्स अगर हम खाते हैं, साइट्रस चीज, तो साइट्रस की भी कई कई प्रकार के होती है शरीर में अलग अलग। तो वो साइट्रस अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर में विटामिन सी की अगर मात्रा बराबर रही, मेंटेन रही, तो भी हमारे शरीर में प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी होती है। अभी साइट्रस के लिए क्या कि जनरली सबको पता है कि भाई मौसमी है, संतरा है, पाइनएप्पल है, आंवला है ना, अमरूद है। इस तरह से अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन सी की मेंटेन रहती है। पर अलग अलग खटास में अलग अलग एसिड होते हैं। सैट्रिक एसिड एक कॉमन है कि जो हमारे शरीर में बनता है। पर बहुत सारे जैसे ऑक्सैलिक एसिड होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, गैलिक एसिड होते हैं, टार्टारिक एसिड होते हैं, लैक्टिक एसिड, ये भी एसिड्स होते हैं, ये जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। जैसे ऑक्सैलिक एसिड अगर है तो टोमेटो अगर खाएंगे तो ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा मिलेगा। एस्कॉर्बिक एसिड तो गूसबेरी मतलब जो है सर, एस्कॉर्बिक एसिड हमारे जो आंवले होते हैं उसमें ज्यादा होते हैं। मैंगोज में अगर मैंगो अगर कोई जैसे आम खाता है तो उसमें गैलिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो टार्टारिक एसिड जो होता है, टैमरिन, टैमरिन मतलब जो इमली होती है, पकी हुई इमली, मैं कच्ची इमली की नहीं बात कर रहा हूँ, पका हुआ इमली खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पका हुआ इमली, तो उसमें टार्टारिक एसिड होता है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा इस तरह से अगर खाएंगे तो विटामिन सी की समस्या अगर मिट जाएगी। तो विटामिन सी के कारण सबसे ज्यादा अगर वायरल इन्फेक्शन अगर कंट्रोल करना है तो विटामिन सी बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए। क्योंकि विटामिन सी एक तरह से आपको वायरस को बिल्कुल हमारे मैंने शुरुआत में जो बताया था कि वो सेल्स के अंदर उसके जो प्रोटीन जाते हैं और फिर वो सेल में मल्टीप्लाई होता है, वो सेल्स में सबसे ज्यादा रोकने का काम करता है विटामिन सी। और वो मतलब हमारे शरीर की इम्यूनिटी, जो व्हाइट सेल्स होते हैं हमारे सफेद पेशियों के साथ मिलके जो इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे एंटीबॉडीज बनती है, और वो बनाने के लिए विटामिन सी की बहुत जरूरत पड़ती है। तो विटामिन सी के साथ बनते हैं और उससे का हमारा वायरल इन्फेक्शन मिट सकता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी विटामिन है इन्फेक्शन रोकने के लिए।
अभी देखो मैंने कई पेशेंट्स को देखता हूँ कि मुझे कई पेशेंट बोलते हैं कि तुरंत बुखार आया है, बुखार आया तो क्या करें। तो देखो ज्यादातर लोगों में ये बुखार आता है तो इससे डर जाते हैं कि नहीं तुरंत पैरासीटामोल देते हैं। ध्यान रखना, मैं कई बार बोला हूँ, अभी भी बोलता हूँ क्योंकि अभी उस विषय से अनुरूप है, इसलिए कि बुखार हमारे शरीर के लिए, हमारे बुराई के लिए नहीं आता है। वो सबसे अच्छी चीज है हमारा, उस बुखार हमारा सबसे अच्छा मित्र है। क्यों? क्योंकि बुखार क्या, देखो जो कोई वायरस हमारे शरीर में आया है वो सेल्स में जाके मल्टीप्लाई करके उन्होंने सिम्टम देना शुरू कर दिया है। रनिंग नोज हुआ है, खांसी सर्दी शुरू हो गई है, और मेन तो बुखार बढ़ गया है। अब बुखार क्यों बढ़ता है? जी। ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में भाई? वायरस तो मल्टीप्लाई अपना काम कर रहा है, तो भाई बुखार क्यों बढ़ना है? देखो ब्रेन जो है, ब्रेन को पता है कि तुम्हारे शरीर में कोई तो भी चीज एबनॉर्मल हो रही है, तो उसको एबनॉर्मल, उसको पता है कि वायरस आया है, वो अपना तकलीफ दे रहा है, तो हमारे शरीर में वो क्या करता है कि टेम्परेचर बढ़ा देता है। टेम्परेचर इसलिए बढ़ाता है क्योंकि बढ़े हुए टेम्परेचर में वायरस पनपता नहीं है, वो अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता, इसलिए ब्रेन हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देता है। और हम क्या करते हैं, अरे बढ़े हुए टेम्परेचर तुरंत हम पैरासीटामोल या गोली खा लेते हैं या इंजेक्शन ले लेते हैं। उससे क्या होता है, टेम्परेचर तो डाउन हो जाता है, जी, उसमें क्या होता है, वायरस को आजकल और के पनपने माहौल में में बिल्कुल। मदद हो जाती है। जी, बिल्कुल हाँ आप सही कह रहे हैं। ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया, जैसे मैं वर्किंग हूँ तो मैं देखती हूँ कि किस तरह से लोग थोड़ा सा बुखार आने पे भी मेडिसिन ले लेते हैं, जबकि ये जिस तरह से आपने बताया ये हमारी बॉडी के नेचर का एक मैकेनिज्म ही है कि वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के जो भी हमारे एक्सेस वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में आए हैं उनको वो किल करता है। तो ये तो एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, और इसे बिल्कुल एलोपैथी लेके तो हमें बिल्कुल इसे रोकना नहीं चाहिए। हाँ, उपचार हम इसका कर सकते हैं। तो ये बुखार हमारे शरीर में इसलिए आता है कि वायरस और बैक्टीरिया पनपते नहीं है उसमें, वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो जी। इसीलिए वो शरीर के लिए जरूरी भी होता है। तो हमें ये नहीं कहता हूँ कि वायरस मतलब आपको बुखार आने दो, आप कुछ ना करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। पर उसको हम दबाओ मत, तुरंत उसको पैरासीटामोल या कुछ देखो, उसको दबाओ मत। वो कैसे मैनेज करना है, जैसे मैंने अभी कई पेशेंट्स को बताता हूँ, अभी उसका सॉल्यूशन मैं बाद में देता हूँ आपको। उस तरह से मतलब आप कैसे मैनेज करना, तो मैं अभी तो बता रहा हूँ। जैसे आप विटामिन सी को मेंटेन करना है, बी बी को मेंटेन करना है, अभी डी को। डी का सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है हमारा सनलाइट। अभी इन दिनों में जी। क्या होता है कि बादलों के कारण डायरेक्ट सनलाइट हमारे शरीर में ज्यादातर मिलता भी नहीं बहुत बार। पर मैं दर्शकों को जरूर कहूंगा, अगर आपके ये समय मत देखना कि अभी ये समय 2 बजे का है या 4 बजे का है, जो भी है, जब भी बादलों से अगर सूर्य किरण निकलते हैं तो तुरंत शरीर पे ले लो इन दिनों में। बहुत बार अगर मैं कहूंगा आपको भाई 8 बजे से पहले या 9 बजे से पहले का ही सूरज लो, तब तो सूरज तो है ही नहीं क्योंकि बादल है। हाँ, हो सकता है कि भाई 12 बजे सूरज निकला हो या 11 बजे निकल रहा हो, तो भी लो, चलेगा, क्योंकि उसका जो किरण होते हैं भी तभी भी थोड़े से फ्रेश होते हैं, उसमें थोड़े से पोषक किरण होते हैं शरीर के लिए। तो वो किरण आपको अगर आप शरीर में लो तो आपको इम्यूनिटी, आपको मतलब विटामिन डी के लिए मददगार होते हैं। तो वह समय शाम का भी अगर आपको अगर सूर्य किरण मिलते हैं, अगर शाम को भी अगर बादल हटते हैं और सूर्य किरण मिल रहा है, तो आपको उसमें भी आप सूर्य किरण का लाभ ले सकते हो। तो ये तीनों विटामिन आप मेंटेन कर सकते हो, विटामिन बी सी डी। तो इस तरह से। और विटामिन डी के लिए मैं तो ये भी कहता हूँ कि लोगों के लिए भी इन दिनों में अगर मानो सूर्य प्रकाश कम है, मिलता नहीं है, तो अगर किसी में सच में विटामिन डी की कमी आ रही है, तो ड्राई मशरूम्स होते हैं, जो सूखे हुए मशरूम्स मिलते हैं, मशरूम में एक ऐसी केमिकल बनता है सूखा, क्योंकि वो ड्राई मशरूम सनलाइट में सुखाए होते हैं, तो उसमें एक ऐसा केमिकल बनता है कि वो जो हमारे शरीर में हम खा, अगर वो जाए, अगर वो मशरूम के रूप में, तो वो केमिकल से हमारा शरीर विथ अपने कोलेस्ट्रॉल, तो हमारा विटामिन डी बनाता है। तो मैं कहूँगा जिनके अगर अगर सूर्य प्रकाश ना हो तो ड्राई मशरूम खाए। जी, मैं एक बार हाँ जी। दर्शकों को फिर से बताना चाहूंगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत। मैं दर्शकों को फिर से बताना चाहूंगी, डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर तरीके से हमें ये बात बताई है कि हाँ, इस मौसम में इम्यूनिटी वीक होती है तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं ताकि हमें ये बीमारियां हो ही ना जो आमतौर पे बारिश के सीजन में देखी जाती हैं। तो आप विटामिन बी, सी और डी बढ़ाएं अपने बॉडी में, और उन्होंने सोर्स भी हमें बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि कहाँ-कहाँ से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। जी। हाँ जी, बस अभी यही है कि अभी सॉल्यूशन जो है यही है, तो है कि अभी समझ लो कि मुझे एकदम से बुखार आया, तो मैं क्या करना चाहिए? अभी बुखार आया है, सर्दी खांसी है समझ लो, तो अभी हमने क्या करना चाहिए, जो कि हमने पहले ही 2 साल पहले तो बहुत इसी पे ज्यादातर उस पर फोकस किया था। फिर से मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अगर बुखार आने के बाद तुरंत क्या करें कि गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी में एक पूरा नींबू डाल दो, पूरा नींबू,
इतनी छोटा साइज का, जो मीडियम साइज का हो, वो पूरा नींबू डाल दो एक गिलास में, और पूरा पानी खट्टा हो जाएगा। वो खट्टा पानी एक एक सीप आप 10-10 मिनट में, 5-7, 7-8 मिनट में, 15 मिनट में, समझ लो 15 से 20 मिनट में वो पूरा ग्लास आप गरम गरम पानी का ग्लास चाय जैसा पी लेना, और चादर ओढ़ के सो जाना। पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा तो आपको जैसे पैरासिटामोल काम करता है उस तरह के हमारे शरीर में उसका असर होता है। ये एक स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जिसको बुखार आता है, बुखार सर्दी खांसी, ध्यानपूर्वक समझना। तो बुखार आया है, सर्दी खांसी है, तो एक ग्लास गर्म पानी में, फिर से बोल रहा हूँ, गर्म पानी में नींबू नुकसान नहीं करेगा, बल्कि वो फायदा करेगा आपको, क्योंकि बुखार भी मिटाएगा और इन्फेक्शन भी मिटाएगा। तो गर्म पानी में एक नींबू डाल के थोड़ा थोड़ा, एक एक सिप, थोड़ा सिप 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 पानी 15-20 मिनट में पी लेना, और फिर चादर ओढ़ के सो जाना। पसीना निकलेगा, और जैसा पैरासिटामोल काम करता है बुखार का उतारने का, वैसा ही उतारने के लिए काम करता है। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना, अगर आप कर पाओ तो एक जल नीति करने के लिए, पता है कि एक वो मिलता है, जिसको ऐसे छोटा सा नोजल होता है, और वो पानी उस नोजल से निकलता है। ऐसा अगर आप कुछ लोटा लेते हो, उसमें गर्म पानी में उसका थोड़ा गर्म पानी करके थोड़ा नमक डाल के, अगर इस नथुने से डालकर इस नथुने से निकाले, और इस नथुने से डालकर इस नथुने से निकाले वो गर्म पानी, और छींक छींक के पूरा निकाल दे, तो ये गर्म पानी से भी आपका वो जो इन्फेक्शन है वहां पर, वो आपका कंट्रोल आ जाएगा। और तीसरी स्टेप, कि दोनों पैरों में, अपने घुटने तक दोनों पैर गर्म पानी में रख दे, और गर्म पानी में अच्छी तरह से जितना सहन हो उतने गर्म पानी में आपको 10 से 15 मिनट, 15 मिनट तक आपको दोनों पैर गर्म पानी में रखना है। एक दिन में, मैंने कई पेशेंट को दिया, एक दिन में पूरा इन्फेक्शन चला जाता है, बुखार चला जाता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर जिसकी इम्यूनिटी अगर ज्यादा कम हो तो 2 दिन लगेंगे बस। कोई मेडिसिन बगैर आप कोई भी वायरल इन्फेक्शन, सिंपल वायरल इन्फेक्शन आजकल जो मैं बोला 90% ये बुखार सर्दी खांसी से ही होता है। तो ये अगर आप 3 स्टेप करते हो, ये 3 स्टेप, गर्म पानी, गरम ये जल नीति, गर्म पानी की जितना सहन हो उतना, और तीसरा गर्म पानी में दोनों पैर रखना, ये 3 स्टेप में आप पूरा बुखार और इन्फेक्शन मिटा सकते हो। जी, ये जो आपने प्रयोग बताया है, जैसे डेंगू मलेरिया भी एक तरह का इन्फेक्शन है जो बारिश के सीजन में काफी देखा जाता है, तो क्या ये प्रयोग उसपे भी कर सकते हैं, या डेंगू और मलेरिया के लिए आप कुछ और सजेस्ट करते हैं? देख, डेंगू ये वायरल है, मलेरिया पैरासाइटल है। मलेरिया के लिए ये शायद लागू ना हो, मगर वायरस इन्फेक्शन के, डेंगू के लिए जरूर हो सकता है। डेंगू के लिए मैं और भी बता रहा हूँ ना, डेंगू के लिए मैं, देखो एक एक स्टेप, ये एक स्टेप है। जी। अभी दूसरा वायरस के लिए आपने क्या करना है, एक 3 स्टेप फ्लूइड डाइट भी हम बताते हैं। 3 स्टेप फ्लूइड डाइट, जैसे हमने कोविड में हमारा जो ग्रुप था, नाइस ग्रुप था, डॉक्टर विश्व चौधरी और हमारा सबका, तो हमने ये बहुत चलाया था। तब जो वायरस अगर आता है शरीर में, तो वायरस में बताया था साइट्रिक एसिड में वायरस नहीं पनप सकता, अगर बॉडी में साइट्रिक एसिड लेवल बढ़ जाए तो डेंगू अगर है, डेंगू जैसे अगर जिसमें आपको बताया था प्लेटलेट घट गए या फलाना जो भी होता है, इसमें क्या करें, 3 स्टेप फ्लूइड डाइट, मतलब क्या करें, 3 दिन के लिए प्रयोग है। आपका बॉडी वेट जितना है उसको अगर पहले दिन आपने कहना 10 से डिवाइड कर दो। अगर मेरा बॉडी वेट 60 है, उसको मैं 10 से डिवाइड कर दिया तो 6 हो जाएगा। तो 6 ग्लास मौसम्बी का रस और 6 ग्लास नारियल का पानी पी लो, बस पहले दिन अगर वही करे, कोई खाए पिए नहीं, कुछ नहीं खाना पीना है। 6 ग्लास मौसम्बी का रस, 6 ग्लास नारियल का पानी, जिसको अगर डेंगू है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन के लिए चलेगा। पर जिसको सर्दी खांसी है वो ना करे। सर्दी खांसी अगर हो तो उसमें थोड़ा आपको ये नींबू वाला ही प्रयोग करें, जो नींबू और गर्म पानी वाला। पर जिनको सर्दी खांसी नहीं और बुखार है, डेंगू में होता है जैसा, तो वो ये प्रयोग करे कि मौसम्बी का 6 ग्लास और नारियल का पानी 6 ग्लास, जिसका 60 वजन है, 70 वाला 6.5 ग्लास लेगा, जो भी है, या 7 ग्लास लेगा, सॉरी 7 ग्लास लेगा, 70 वाला, जिसका जितना वेट है उसको 10 से डिवाइड करके उतने ग्लास मौसम्बी का, उतना ग्लास नारियल का पहले दिन पीना है। दूसरे दिन अगर 60 वजन है, उसको मैं 20 से भागूंगा तो हो गया, अगर मैं 60 को 20 से भागूंगा तो हो जाएगा 3। तो दूसरे दिन मैं 3 ग्लास मौसमी का रस और 3 ग्लास नारियल का पानी पीऊंगा दोपहर 12 बजे तक, और शाम को थोड़ा सा सलाद के रूप में तो कुछ खाऊंगा या हल्का फुल्का भोजन करूंगा, या सलाद ही खाऊंगा समझ लो, सेकंड डे। और तीसरे दिन मैं बॉडी वेट से 3 से भागूंगा, और सॉरी 30 से भागूंगा, 30 से तो 2 हो जाएगा। तो 2 ग्लास मौसमी का, 2 ग्लास नारियल का, दोपहर में थोड़ा सलाद, और शाम को मैं हल्का फुल्का भोजन करूंगा। मैं कैसा भी इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन, इस प्रयोग से हमने कई लोगों को कंट्रोल कर दिया, क्योंकि बॉडी में साइट्रिक लेवल इतनी बढ़ जाती है साइट्रिक एसिड की, और वो इन्फेक्शन पनप ही नहीं सकता, फिर वो डेंगू हो 3 दिन में कवर अप हो जाता है। कई बार हमने कंट्रोल किए। तो ये एक 3 डेज फ्लूइड डाइट पे हमने किया हुआ है कई लोगों को।
और मैंने जो अभी फीवर के लिए बताया कि वो हॉट पानी का, गर्म पानी का वो करे, ये करे। और बाकी मलेरिया टाइफाइड हो तो उसके लिए तो थोड़ा डॉक्टर से मिलके हम मेडिसिन भी देते हैं। अभी तक तो मैंने वायरस के विदाउट मेडिसिन का ये प्रयोग बताया, पर मलेरिया टाइफाइड अगर है तो या तो आयुर्वेद या होम्योपैथ हम डॉक्टर, अगर हम अपनी मेडिसिन दे, साथ साथ ये कुछ प्रयोग और बताएं थोड़ा इम्यूनिटी के लिए, तो कषाय बताएंगे। जब अभी आपको मैं कषाय भी बताने वाला हूँ कि 7 प्रकार के जो पत्र के कषाय पियेंगे तो उनमें ये इन्फेक्शन कंट्रोल होने का और ज्यादातर हमने देखा है कि हो गया है, और मेडिसिन के साथ साथ। तो ये होते हैं जी वायरल इन्फेक्शन के कंट्रोल करने के लिए उपचार। जी। तो हाँ जैसे जी। कि आपने हमें वायरल डिजीजेस के लिए बताया, ऐसे ही मलेरिया जैसे बहुत कॉमन हो जाता है इन दिनों, जो मॉस्किटो से होता है, तो उसके बारे में भी आप हमें बताइए कि किस तरह के घरेलू इलाज हम कर सकते हैं उससे। मलेरिया के लिए तो मैं कहूँ ना कि एक बार डॉक्टर से संपर्क में आते ठीक रहेगा, क्योंकि मलेरिया के लिए बहुत जल्दी उनको ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है। तो हम अपने जैसे अपने सिंकोना, हमारी मेडिसिन होती है जो होम्योपैथिक, अगर मैं तो सिंकोना बार का हम मदर टिंचर वगैरह देना, इस तरह से हम उनको मैनेज करना पड़ता है। तो मलेरिया टाइफाइड के लिए आप जितना हो सके कि फिर डॉक्टर्स के पास आके अगर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं पूरी तरह से इसके लिए मैं घरेलू उपचार 100% नहीं कर पाऊंगा, कह पाऊंगा, पर जो हमने बताया ये तो करके आपको मदद मिल जाएगी। फिर भी आपको अगर थोड़ा सा डॉक्टर के संपर्क में रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेडिसिन की भी उसमें जरूरत जी। पड़ती है। और लीवर का प्रॉब्लम भी हो जाता है इस सीजन में, जैसे हमने सुना है हेपेटाइटिस ए बहुत कॉमन होता है, तो हेपेटाइटिस ए के लिए आप क्या बिल्कुल सुझाव देंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल बिल्कुल। हेपेटाइटिस के लिए तो देखो, हेपेटाइटिस के लिए भी अगर कुछ अपनी मेडिसिन और अपने हमने जो कुछ बताया, यह वायरल, वो क्योंकि वायरस ही होता है हेपेटाइटिस में। अगर आप इस तरह से साइट्रिक एसिड, विटामिन बी, विटामिन डी का अगर आप करेंगे तो उसमें मेंटेन हो जाएगा। और ये जो अभी अभी मैं कषाय बता रहे वाला हूँ, अभी अभी थोड़ी देर के बाद, बस अभी मैं इम्यूनिटी बढ़ाने का, ये कषाय अगर आप पियेंगे तो आपका इम्यूनिटी तो बढ़ाएगा, तो वायरस स्वाभाविक कंट्रोल आ जाएगा। तो हेपेटाइटिस के लिए तो ये जो बताया ये प्लस कुछ अगर हमारे पास आते जैसे तो पेशेंट, तो हम कुछ मेडिसिन देते। ये तो हेपेटाइटिस में 1 सप्ताह के अंदर अंदर, 1 सप्ताह के अंदर अंदर कंट्रोल हो सकता है। और जिनको अगर हेपेटाइटिस वगैरह अगर ऐसा होता है तो थोड़ा भोजन, जो हम जो नॉर्मली भोजन खाते हैं जैसे ऑयली, जैसे हम सब्जी दाल रोटी सब खाते हैं, वो थोड़ा रोक दें। वो केवल थोड़ा हल्का भोजन करें, मूंग है या थोड़ी सिंपल खिचड़ी पर रहें। और जितना हो सके जैसे फल फ्रूट, जैसे हम गन्ने का रस, गन्ने का जूस, इस तरह से रहें। थोड़े से चने और छुआरे उसको थोड़े खाएं। तो इस तरह से अगर गिलोय का रस में वो इसमें आ जाएगा, मैं स्वाभाविक है वो अभी मेरे काढ़े में आ जाएगा, गिलोय भी है उसमें। तो ये अगर आप उसका करेंगे तो 1 हफ्ता के अंदर अंदर हेपेटाइटिस भी कंट्रोल हो जाता है। कईयों का हमने किया है। एक्यूट एक्यूट प्रॉब्लम है ये, एक्यूट तो जल्दी हो जाता है। 3 दिनों में अगर है तो इस तरह से आप जी, कर क्योंकि सकते हमने ना डॉक्टर साहब ये मिथ बहुत सुना है कि ये डेंगू मलेरिया जैसे हेपेटाइटिस जैसे जो बीमारियां आती हैं लोगों में, वो एलोपैथी से ही ट्रीट होती हैं, और बहुत सारे उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं और बहुत ही हैवी डोजेस दिए जाते हैं। पर आपने ये बहुत बड़ा मिथ क्लियर किया है कि इस तरह के घरेलू इलाज भी हैं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि घबराए नहीं, अगर इस तरह से अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या मलेरिया या डेंगू हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, तो जिस तरह से साहब ने बताया, अगर हम उस तरह से अगर हम इन इलाज को करेंगे तो बिल्कुल हम लोग इस बीमारी से इजाद पा पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये देखो हेपेटाइटिस जो लीवर के तो लिए तो एक्चुअली एलोपैथ में तो मेडिसिन है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकते, बल्कि उसके लिए तो यही सबसे सरल है जो अभी हमने बताया, साइट्रिक एसिड वगैरह बढ़ाओ, और ये जूस वगैरह पी सकते हो। और खाना वो ऑयली वगैरह थोड़ा दिन के लिए बंद कर दो, और कुछ अगर दवा मेडिसिन लेनी तो डॉक्टर के पास आके थोड़ी बहुत होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवा ले सकते, इससे 100% हो जाता है। ठीक है ना। और अभी रही बात जी थोड़ा सा इम्यूनिटी, जैसे इन दिनों में बताया कि थोड़ा सा जब कषाय में बता रहा था कि कषाय जो सप्त पत्र कषाय, ये 7 पत्र होते हैं ना, जब अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये 7 पत्र बहुत अच्छे होते हैं। इन दिनों में ध्यान पूर्वक समझना, सभी दर्शकों को बता रहा हूँ कि मैं अगर हमारी जो बात है अगर ये हम बता रहा हूँ, ये आप लिख लो भले। अभी आपको तो शायद हमने जो बताया हो सकता है आप सुन के आप याद भी रह सकते हो, थोड़ा साइट्रिक एसिड ये वो सब अभी बताया हमने जो, या 3 डेज फ्लू डाइट बताया, मैंने गर्म पानी का बताया। तो हो सकता है आप ध्यान में रह जाए। पर अभी जो मैं पत्र बता रहे जा रहा हूँ, ये सप्त पत्र, ये मतलब एक घास से लेके वृक्ष तक है, वृक्ष तक, मतलब घास से लेके वृक्ष तक, उसमें हमें सारे पूरे कवर किए हुए हैं। और ये इसमें इस कषाय में से, इन कषाय में से ये सारे शरीर की इम्यूनिटी हमारी जो इतनी सुंदर बढ़ाती है।
ये 2-2 दिन का अगर आप करेंगे, ये मतलब 7 प्रकार के सप्त पत्र है, अगर ये 2-2 दिन करेंगे एक पत्र के लिए, मतलब 14 दिन का ये प्रयोग हो जाएगा। हर पत्र 2 दिन, मैं अभी जो कुछ बताऊं, तो अगर आप इस तरह से आप करेंगे 14 दिन की साइकिल 3 बार, मतलब 14-14-14, 14-14-14 का, तो ऐसे 3 साइकिल अगर आप करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल पूरा मानसून बहुत अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी वायरस के लिए। तो ये सप्त पत्र क्या है? जैसे हमें 7 पत्रों का हमें कषाय लेना है, और 2-2 दिन, एक एक पत्र 2 दिन, मतलब 7 पत्रों का 14 दिन का हो जाएगा, और ऐसे 3 साइकिल लेना है। अभी वो पत्र जो होते हैं वो घास से लेकर वृक्ष तक होते हैं। जैसे अभी शुरुआत में सबसे लेंगे हमें दूब घास, दूब घास, तो वो थोड़ा सा लेना है। 1 गिलास पानी आप उबालने के लिए रख देना है। पानी में उबाल चढ़ जाए, उबलने लग जाए, फिर उबलते हुए पानी में आपने थोड़ा सा दूब घास डाल देना है। 7 मिनट के लिए फिर से आपने उबलने देना है, 7 मिनट के लिए। फिर उसको ढक्कन रख के ठंडा होने देना है, और बाद में ठंडा होने के बाद उसको छान के आप पी सकते हो। ये एक दिन, और दूसरे दिन में इसी इसी तरह से दूसरे दिन। ये हो गया दूब घास। फिर बाद में 2 दिन में आप लेंगे तुलसी के पत्र। तुलसी के पत्र आप 15 से 20 ले सकते हो। वो भी 1 गिलास पानी में रखे, उबलने दे, उबलते हुए पानी में 15 से 20 जैसे पत्र डाले, 7 मिनट के उबलने दें। फिर उसके ऊपर ढक्कन रख के ठंडा करें, फिर छान के पी जाए, ऐसे 2 दिन। फिर तीसरे बाद में 2 दिन लेना है आपको करी पत्ता। करी पत्ता या इसको मीठा नीम बोलते हैं। करी पत्ता लेना है, उसके भी आप 25-30 जैसे पत्ते ले सकते हो, उबलते हुए पानी में डाल के, इसी तरह से जिस तरह से हमने बताया उसी तरह से आप 2 दिन उसका भी कर सकते हो। बाद में चौथा पत्ता आएगा आपका, बेल पत्र आएगा। बेल पत्र, बेल पत्र का भी उस तरह से आपने 3-4 पत्ते ले लो, मतलब 3 पत्ते का एक होता है, ऐसे 3 ले लेना। तो वो आपको उसका आपने कषाय बना के 2 दिन के लिए लेना है। बाद में आएगा पांचवा पत्ता आएगा, गिलोय, अमृता जिसको बोलते हैं। अभी जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए अति उत्तम होते हैं, तो जो हेपेटाइटिस ए वाले हैं तो ये थोड़े डेली लेना उस वक्त, और सुबह शाम लेना, तो आपको वही काम आ जाएगा। तो गिलोय का जो है जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ये 2 दिन का लिए आप इसका काढ़ा ले सकते हो। इसके पत्र थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े ऐसे, तो 5 पत्ते ले सकते हैं आप। वो एक उबलते हुए पानी में उसी तरह का जैसे बताया, उसी तरह से आप करके 2 दिन के लिए कर सकते हो। छठा अगर आप पत्र कहोगे तो नीम पत्ता, नीम के पत्र ले, थोड़ा कड़वा रहेगा, पर वो भी आपने कर सकते हो, वो भी 2 दिन के लिए करना है। और सातवां पत्र है जो वृक्ष होता है, वो है पीपल। तो पीपल के आप 4-5 पत्ते ले लेना, तो और वो आप उसका 2-2 दिन आप करना। तो ऐसे सप्त पत्र कषाय अगर आप करते हो, तो ये 14-14 दिन के 3 साइकिल में, तो आपका इम्यूनिटी एकदम इतना बढ़िया से बढ़ जाएगी, तो कोई भी इन्फेक्शन आपको ये मानसून में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से करते हैं तो जी। आप ये बताइए कि इन काशाय को ले रहे हैं जब हम, तो भोजन किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का भोजन हमें करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? भोजन तो जैसे आपका मैंने जनरली डीआईपी डाइट हम जो जनरल बोलते हैं, ये आप फ्रूट्स खाओ, सलाद खाओ, बाद में भोजन करो जो आप घर का करते हो। आपको अगर कोई बीमारी है तो उस अनुरूप हो। अगर आपको केवल हेल्थ मेंटेन करना है तो आपका जो घर का भोजन है, प्लस उससे पहले आपने फाइबरस चीज थोड़ा ज्यादा रहे, फ्रूट सलाद, है ना। तो बाद में नट्स है, अंकुरित पदार्थ है, ये शरीर अपने अपने भोजन में जरूर रखें। और उसके बाद आपका जो नॉर्मल घरेलू भोजन होता है वो ले। और आप जैसे हमने अनाज भी बताते हैं, अनाज के रूप में जैसे आपने इन दिनों में आप जैसे हल्का हो पचने के लिए तो ज्वार है वगैरह ले सकते हैं, रागी की रोटी ले सकते हो, मिलेट्स हम जो बताते हैं मिलेट्स ले सकते हो। तो इन इस तरह से आप भोजन ले सकते हो। भोजन तो सादा भोजन आपका घरेलू ले सकते हो, और उसमें थोड़े अनाज थोड़े आप एडिशन जैसे हम बताते हैं हमेशा, उस तरह से आप कर सकते हो। आप फाइबरस चीज बढ़ा सकते हो, और जिस इस तरह से भोजन करें। और ये जो प्रयोग जिस तरह से आपने बताया हमें, ये तो ऐसे बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि ये रोगी निरोगी कोई भी ले कर सकता है इस प्रयोग को। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, जो जनरल ये हर कोई कर सकते हैं, बल्कि करेंगे तो फिर तकलीफ नहीं होगी, इम्यूनिटी बिल्कुल बरकरार रहेगी। तो इन दिनों के लिए जो हेल्दी हेल्दी तो करना ही, हेल्दी भी करना है, और पेशेंट ने भी करना है। पेशेंट के लिए तो मैंने अलग अलग जो स्टेप्स बताए वो कर सकते हैं, जिनको जैसे फिर 3 डेज फ्लूइड डाइट बताया, जैसे गर्म पानी के जो 3 स्टेप बताए वो है, सैट्रिक एसिड कैसे बढ़ाना, B12 कैसे, विटामिन बी कैसे बढ़ाना, डी कैसे, ये सब आप तो जो पेशेंट है तो करना ही है, और हेल्दी भी तो कर ही सकता है ताकि ना हो। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये 14 डेज के 3 साइकिल होंगे, पहले 14 दिन, फिर दूसरे 14 दिन, फिर तीसरे 14 दिन, ऐसे 32 डेज का ये काशाय का कोर्स है। जैसे पहला जो डॉक्टर साहब ने बताया कि दुर्वा लेना है, तो पहले दूसरे दिन आप दुर्वा लेंगे, फिर तीसरे चौथे दिन आप तुलसी लेंगे, तो ऐसे करके आपको एक 14 दिन का कोर्स पूरा करना है। फिर वही कोर्स आपको
दूरवा से शुरू करके दूसरा कोर्स 14 दिन का करना है, फिर ऐसे ही हमें तीसरा कोर्स पूरा करना है 14 दिन का। तो इस तरह से अगर आप ये कोर्स करेंगे, जो निरोगी निरोगी सब कर सकते हैं ये कोर्स, इससे आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी और आपकी बारिश के सीजन में रोगों से रक्षा रहेगी। जी बिल्कुल ठीक है। बस इस तरह से अगर आप करते हैं तो बिल्कुल हर इन्फेक्शन से हम लड़ सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल इतनी इंटैक्ट होगी, हमें कोई दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्फेक्शन की कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है कि किस तरह से अगर आप ये 14 डेज का कोर्स, 14 into 3 डेज का कोर्स अगर हम करते हैं तो हम किस तरह से इन वायरस और इन्फेक्शन से हम लोग आसानी से बच सकते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे डॉक्टर साहब ये है कि जिस तरह से बारिश का मौसम है और कहते हैं कि भाई खाना और पानी दूषित हो जाता है, तो खाना तो हम अगर घर का खाएं तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि घर में बहुत शुद्ध तरीके से भोजन बनता है। पानी भी अगर हम फिल्टर करके पिए तो अच्छी बात है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि फिल्टर्ड वाटर के अलावा कोई और ऑप्शन है कि घर में किस तरह से कोई घरेलू उपचार है, अगर हम वाटर को फिल्टर करें, किसी गर्म पानी करें, या किस तरह से हम उसको और शुद्ध कर सकते हैं ताकि वाटर कंटेमिनेशन की वजह से हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो इस सीजन में। इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए प्लीज। पानी कैसा होना चाहिए? स्वाभाविक है इन दिनों में ज्यादातर पानी में तो फिल्टर पानी ना भी हो तो चल जाएगा, पानी हमेशा बॉइल्ड हो, गर्म किया हुआ। अगर अगली रात अगर आप घर में अगर समझ लो 5 व्यक्ति है और दिन भर में आप समझ लो 20 लीटर पानी पीते हो सब लोग 5 व्यक्ति, तो वो 20 लीटर पानी आप रात को फिर गर्म करके, मैं तो कहूँ बॉइल करके आप ठंडा कर दो रात भर, और वो दूसरी दिन आप उसका उपयोग करो तो वो अच्छा होगा। और उसमें भी अगर तांबे का अगर कोई उसमें अगर कोई बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि तांबे का पानी इतना शुद्ध कर देता है पानी को, वो स्ट्रक्चर्ड वाटर बन जाता है। जैसे बहता हुआ पानी में जैसे सारे मिनरल्स होते हैं उस तरह के अगर वो पानी बन जाता है, तो तांबे का अगर बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा है। और उबला हुआ पानी रात भर का, तो दूसरे दिन आप उसका उपयोग करें तो उस तरह से पानी का ज़्यादा उपयोग, क्योंकि जैसा वाटर बॉर्न बताया आपने कि वाटर बॉर्न डिसीज स्वाभाविक है, टाइफॉइड तो एंटेरिक फीवर है ही है, वाटर बॉर्न है, हेपेटाइटिस वाटर बॉर्न है। तो जी इस तरह से आपको उसे सुरक्षा के लिए आप पानी जो है वो बॉईल किया हुआ हो और तांबे से संबंधित अगर टच किया हो तो ज़्यादा अच्छा है। और जिसके अगर अल्कलिटी बढ़ानी, तो हमने गए बार आपने बताया था कि भाई आप थोड़ा पानी में अगर जैसे गाजर है, काकड़ी है, पुदीना है, धनिया है, आंवला है, जीरा धना पाउडर है, सौंफ है, अगर ये डाल के रख दे तो थोड़ा थोड़ा, और वो अगर आप उसका पानी अगर छान के सवेरे पीते तो अल्कलाइन अल्कलाइन वाटर बन जाता है, तो आप वो भी एक कर सकते हो ताकि आपके जी अल्कलिटी मेंटेन रहने के लिए। तो ये आप कर सकते हो ये पानी के बारे में। जी, तो एक हाँ जी, मेरा ओके। सवाल आपसे है कि आजकल जैसे मॉस्किटोज किल करने के लिए बहुत सारे मॉस्किटो के लिक्विड्स आते हैं जो आप रात भर लगाओ तो अ, वो मॉस्किटोज किल कर देते हैं। तो कोई घरेलू इलाज है कि ताकि हम ये जो केमिकल रिफिल्स हैं और इस तरह की चीजों को हम अवॉइड कर सकें? कोई आप एक रेमेडी, कोई नुस्खा बता सकते हैं हमें? बिल्कुल। देखो ये जो मस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं इसमें जो केमिकल डालते हैं, देखना हम मैंने खुद अनुभव किया हूँ, तो मस्कुलर रिपेलेंट तो मस्किटो जाते हैं, पर हमें दिक्कत होती है, हमारे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत सारा इरिटेशन होता है उससे। हमने देखा हूँ, खुद अनुभव किया था, हम तो कभी यूज नहीं करते ना, तो हम रिकमेंड भी करते हैं। इसके लिए ये तो मैं कहूंगा कि आप जैसे अगर घर में अगर पौधे हैं, अगर आपके पास घर में अगर गमले हैं तो गमले में थोड़े गेंदे का फूल लगाएं और गेंदा हमारे रूम में रखें, तो गेंदे से भी उसके वातावरण से में भी पंच नहीं आते। तीसरी बात कि आपने अगर कोई आप कोई अगरबत्ती या गोजर आपने जैसे अपने पास होती गो चंदन वगैरह ऐसे कोई अगर अगरबत्ती लगाते हो, उसमें थोड़ा सा नीम का तेल डालें। जलते हुए अगर अगरबत्ती में नीम का तेल की बूंद डालते रहें ताकि वो उस वातावरण में उसका जो धुआं होगा, वो धुएं में जो अगर आप मानो वो नीम के तेल हो, तो उसमें तो 100%, मैं तो कई प्रैक्टिकल किया हूं, उसमें तो आप मच्छर बिल्कुल भागे जाते हैं। या तो फिर हम अपने शरीर में भी नीम का तेल लगा सकते हैं जो अपने आश्रम में मिलता है, तो नीम का तेल का अगर उपयोग करें तो बहुत अच्छा है। नीम का तेल शरीर में लगा सकते हो, अगर या तो धुएं में कर सकते हो, या आप जैसे भी कर सकते हो, या कंडार जला के कर सकते हो, जैसा भी। और ये सबसे बढ़िया रिपेलेंट है, आप इसका उपयोग कर सकते हो मच्छर को भगाने के लिए। हाँ जी। जी, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि इस तरह के घरेलू जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स है आप वो यूज करें, नीम का तेल यूज करें, क्योंकि ये जो बाजारू मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं इनमें केमिकल होता है। तो अगर हम इसको एक बार लगा के छोड़ देते हैं तो वही हम पूरी रात अगर हम सोते हैं तो हम वही केमिकल्स इनहेल करते हैं, जो मे बी अगर हमें अभी ना पता लगे तो मे बी अभी हमें नॉन रिएक्टिव लगे, आगे चल के हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं।
धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत। आपने हमारे साथ ये घरेलू उपाय शेयर किए और आपने हमें सावधान किया, सतर्क किया। सभी दर्शकों का खूब खूब धन्यवाद। हरिओम। हमें उम्मीद है कि जो दर्शक है हमारे इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे और जो बारिश का मौसम है उसका खूब आनंद उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते जुड़ेंगे फिर से। मेरी और पूरी मंगलमय टीम की तरफ से आप सभी को नमस्कार।